जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। कल की डेट में मैंने आपको 1 से लेकर 120 तक क्वेश्चन बताया था, जो पिछली वीडियो में अवेलेबल है। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे अपलोड है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गिर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया मध्य प्रदेश, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कान्हा और बांधवगढ़ अभयारण्य है। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका गिर वन्य जीव जो अभयारण्य है ये आपका मध्य प्रदेश में नहीं है, यहाँ पर कान्हा और बांधवगढ़ है, ध्यान रखिएगा। और बी ऑप्शन दिया गया राजस्थान, तो राजस्थान भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे रणथंभौर आपका है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रणथंभौर है। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया गुजरात, तो गुजरात आपका सही हो जाएगा, क्योंकि गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है एशियाई जो कि शेरों का एकमात्र जो प्राकृतिक निवास है ये आपका गुजरात में है, जिसे हम गिर वन्य जीव अभयारण्य के नाम से जानते हैं। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन दिया गया महाराष्ट्र, तो आपको बता दें यहाँ पे तादोड़ा जो टाइगर रिजर्व है ये महाराष्ट्र में है। ताबोड़ा जिसको बोला जाता है ताबोड़ा टाइगर रिजर्व, ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। तो गिर वन्य जीव जो अभयारण्य है ये आपका गुजरात में पड़ता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। जैसे कि अनुच्छेद 352, तो आपको बता दें अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, ना कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन से। राष्ट्रपति शासन से आपका अनुच्छेद 356 संबंधित है, जो कि ऑप्शन में आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है 356। आपको बता दें जब किसी राज्य में सर्वाधिक संकट होती है तो उस समय राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, जो कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया 370, तो आप ध्यान रखिएगा ये 370 खास तौर पे जम्मू कश्मीर को ये विशेष दर्जा मिला है, जो कि 370 ध्यान रखिएगा। लेकिन अब इस समय ये हट चुका है, तो हमारा ये आपका गलत हो जाता है। और डी ऑप्शन देंगे अनुच्छेद 324, तो ये चुनाव आयोग से संबंधित है, ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित नहीं है। तो राष्ट्रपति शासन से जो संबंधित है वो अनुच्छेद 356 संबंधित है, जो कि यहाँ पे आपको बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। क्लियर हो गया साथियों। आगे देखते हैं आगे सवाल में क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे सवाल नंबर 123, इसमें पूछा जा रहा है कि शून्य अर्थात जीरो का आविष्कार किसने किया था। तो जीरो का आविष्कार जो किए थे उनका नाम था आर्यभट्ट, जो कि भारतीय गणितज्ञ थे, जिन्होंने सबसे पहले जीरो की अवधारणा दी। तो हम यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। बाकी यहाँ पे भास्कराचार्य दिया गया है बी ऑप्शन, तो भास्कराचार्य जो कि आपको बता दें इन्होंने गणित को आगे बढ़ाया था, लेकिन शून्य का आविष्कार नहीं किया था, तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन को गलत मारेंगे। सी ऑप्शन दिया गया है वराहमिहिर, तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये खगोलीय अविल थे, ये कोई यहाँ पे गणितज्ञ नहीं थे। और यहाँ पे डी ऑप्शन देंगे चाणक्य, तो चाणक्य जो थे राजनीति और अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे, लेकिन ये आविष्कार से संबंध नहीं रखते हैं। तो हम यहाँ पे मारेंगे जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट। क्लियर हो गया साथियों। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई। ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया 1975, तो आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय महिला जो वर्ष था वो था 1975। ये राष्ट्रीय महिला आयोग अलग चीज़ है। तो यहाँ पे जब भी आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष कब था तो 1975 ध्यान रखिएगा, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार हमारा गलत हो जाता है।
बी ऑप्शन दिया गया 1985। तो 1985 कोई विशेष महिला आयोग का इसमें गठन नहीं हुआ था, कोई महिला से ये संबंध ही नहीं रखता है 1985। तो हम यहाँ पे गलत मारेंगे। और सी ऑप्शन दिया गया 1992। तो आपको बता दें इसी वर्ष भारत सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया था, जो कि 1992 में। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और डी ऑप्शन देखने को मिलता है 2000। तो आपको बता दें इस वर्ष में यहाँ पे आयोग जो है ये पहले से सक्रिय किया गया था, मतलब कि 1952 में सक्रिय किया गया था, लेकिन पूरी तरह से जो इस पे काम चला वो 2000 में चला था। तो हमारा जो सही होता है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि भारत में सौर ऊर्जा नियम कब स्थापित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको 2000 देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें उस समय ऐसी कोई भी संस्था नहीं थी जो कि इसके बारे में सोच रही थी, नहीं स्थापित किया गया था। तो हम यहाँ पे ए ऑप्शन गलत मारेंगे। और बी ऑप्शन दिया गया 2011। तो 2011 यहाँ पे हम बिल्कुल सही मारेंगे, क्योंकि इसी समय जो था एस ई साथियों, और यहाँ पे शॉर्टकट में इसको बोला जाता है SECI, जिसका पूरा नाम है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना किया गया था, ध्यान रखिएगा, जो कि 2011 में इसकी स्थापना किया गया था, जो कि भारत सरकार के द्वारा, जो कि अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के तहत इसका स्थापना किया गया था। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और यहाँ पे आपको 2014 देखने को मिल रहा है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। और ये आपका 2019 भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे पहले इसका स्थापना किया गया था 2011 में। ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया साथियों। आगे देखते हैं आगे सवाल में क्या पूछा जा रहा है। तो आगे सवाल में पूछा जा रहा है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहला जो उपग्रह था वो था आर्यभट्ट। इसके बारे में शायद मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। और यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है भास्कर। तो आपको बता दें ये बाद में लॉन्च किया गया था, सबसे पहले आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था। तो हमारा बी ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया इनसैट। तो ये संचार उपग्रह है, लेकिन ये भी जो आया था ये आर्यभट्ट के बाद ही आया था। तो ये भी हमारा गलत है। और डी ऑप्शन दिया गया रोहिणी। तो ये आपको बता दें भारत के द्वारा ये जो है ये स्वदेशी रॉकेट से लॉन्च किया गया था, जो कि ये पहला उपग्रह के अंतर्गत नहीं जाना जाता है। जो पहला उपग्रह के अंतर्गत जाना जाता है वो आर्यभट्ट जाना जाता है, जिसे 1975 में सोवियत संघ की मदद से लॉन्च किया गया था। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे देखते हैं साथियों अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय जन गण मन के रचयिता कौन है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कल की डेट में बताया था। ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इनके रचयिता जो थे उनका नाम था रविंद्रनाथ ठाकुर, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, जिनको आप रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने जन गण मन लिखा था। बाकी ए ऑप्शन दिया गया महात्मा गांधी। तो इन्होंने यहाँ पर आपको बता दें इन्होंने राष्ट्रगान नहीं लिखा था, ये यहाँ पे इनसे संबंध नहीं रखते हैं जनगण मन रचयिता से। तो हमारा गलत हो जाता है। सी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पे नेतृत्व किया था, जो कि आज़ाद हिंद फौज का, जो कि हम जानते हैं सुभाष चंद्र बोस को, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया था। तो ये आपका अलग चीज़ है। और यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए बंकिम चंद्र। तो आपको बता दें वंदे मातरम जो है ये रचयिता है बंकिम चंद्र वंदे मातरम के। तो हमारा ये आपका अलग यहाँ पर हो जाता है। तो हम यहाँ पे गलत जो मारेंगे ए सी और डी को मारेंगे। जो हमारा सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर हो गया साथियों। रविन्द्रनाथ टैगोर। क्लियर है। आगे देखते हैं। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, लेकिन और भी ऑप्शनों को यहाँ पर दिया गया था, इसलिए मैंने इसको बता दिया। चलिए अगला सवाल आप सभी के सामने है। संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूएनओ की स्थापना कब हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
देखिए, यूएनओ की जो स्थापना की बात किया जा रहा है तो ये 1945 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1945 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था उसके बाद यूएनओ की स्थापना जो कि 14 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ये डेट भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पे आपको 1919 जो वर्ष यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये जो वर्ष है लीग ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे 1939 जो यहाँ पर दिया गया है, ये 1939 जो है ये इसमें डब्ल्यू और आई की शुरुआत यहाँ पे हुआ था। और यहाँ पे 1950 दिया गया है, तो यूएनए जो है इससे पहले ही स्थापित हुआ था। ये ऑप्शन भी गलत है। जो हमारा सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, 1945। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। आगे सवाल में क्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 29, इसमें पूछा जा रहा है भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो राष्ट्रीय आय का जो प्रमुख स्रोत है वो है आपका साथियों सेवा, मतलब कि सेवा क्षेत्र, सर्विस जिसको बोला जाता है। ये जो सेवा क्षेत्र वर्तमान में भारत की जो कि जिसको हम जीडीपी बोलते हैं, इसमें सबसे अधिक योगदान यही से आता है, जिसको आईटी या बैंकिंग या शिक्षा आदि के अंतर्गत हम जानते हैं। तो हमारा सेवा क्षेत्र यहाँ पे सही हो जाता है। बाकी कृषि क्षेत्र यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया, तो ये बिल्कुल गलत है, जो कि यहाँ पे अब इसका योगदान घट चुका है, तो हम यहाँ पे गलत मारेंगे। बी ऑप्शन दिया गया उद्योग, तो इसका भी योगदान जो है था, लेकिन इस समय यहाँ पे कम है, जो कि ये सेवा के क्षेत्र के मुकाबले बहुत ही कम है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया विदेशी व्यापार, तो ये सपोर्ट करता है, सही बात है, लेकिन ये मुख्य स्रोत के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि मुख्य स्रोत जो है वो सेवा क्षेत्र है। तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन को भी गलत मारेंगे। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। सभी को मालूम होना चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के पहले राष्ट्रपति थे, और ये 2 बार पद पर रहे हैं। और यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद आपको ऑप्शन नंबर ए देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे बी ऑप्शन दिए गए जवाहरलाल नेहरू, तो आपको बता दें भारत के ये पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन राष्ट्रपति नहीं रहे हैं। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, पहले राष्ट्रपति नहीं थे, तो ये भी गलत है। और डी ऑप्शन दिए गए जाकिर हुसैन, तो जाकिर हुसैन जो थे ये तीसरे राष्ट्रपति थे, तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। आगे सवाल में क्या पूछा जा रहा है। आगे सवाल में पूछा जा रहा है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रथम जो उप प्रधानमंत्री थे वो थे वल्लभ भाई पटेल, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर बी। और आपको बता दें जब स्वतंत्र हुआ भारत, तो भारत के जो पहले उप प्रधानमंत्री बने और जो गृह मंत्री बने वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बाकी ए ऑप्शन दिया गया लाल बहादुर शास्त्री, तो ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, पहले उप प्रधानमंत्री नहीं थे, तो ये हमारा गलत हो जाता है। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया मोरारजी देसाई, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये बाद में प्रधानमंत्री बने, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। और डी ऑप्शन दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी, तो ये प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन में उप प्रधानमंत्री पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी ऑप्शन गलत हो जाता है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया साथियों? आगे देखते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन फ्लूड किससे संबंधित है। जैसे कि ए ऑप्शन हरित क्रांति, तो ये आपका पहला जो ऑप्शन दिया गया है यही ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हरित क्रांति है ये अनाज उत्पादन से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया दुग्ध उत्पादन, तो दुग्ध उत्पादन जो है इसी को हम बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड, जो कि ये श्वेत क्रांति भी इसको बोला जाता है। श्वेत क्रांति के नाम से भी आप इसको जानते होंगे दुग्ध उत्पादन को, जो कि भारतीय जो दुग्ध उत्पादन है ये आपका आत्मनिर्भर बना रहे, इसी कारण जो है ऑपरेशन फ्लड का यहाँ पे ये इसको शुरुआत किया गया। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। बाकी सी ऑप्शन देखिए बाढ़ नियंत्रण, तो बाढ़ नियंत्रण इससे संबंध नहीं रखता है, और नई सिंचाई योजनाएं यहाँ पे संबंध रखता है। तो हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको दुग्ध उत्पादन भी बोला जाता है, ये आपका संबंधित है ऑपरेशन फ्लड से। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत का उच्चतम पुरस्कार कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया पद्म भूषण, तो आपको बता दें ये तीसरे स्तर पे आता है जो कि नागरिक पुरस्कार है, ये आपका उच्चतम पुरस्कार के अंतर्गत नहीं आता है। बी ऑप्शन दिया गया पद्म भूषण भूभूषण, देखिए विभूषण एक है आपका एक और यहाँ पे भूषण है, तो पद्म भूषण अलग चीज है और पद्म विभूषण अलग चीज है, जो कि दूसरा ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जिसको हम पद्म विभूषण के नाम से जानते हैं। और सी ऑप्शन देंगे भारत रत्न, तो भारत रत्न जो है ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यहाँ पे हम सी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे क्योंकि क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा जा रहा है कि भारत का उच्चतम पुरस्कार कौन सा है, तो भारत रत्न है। डी ऑप्शन देंगे परमवीर चक्र, तो परमवीर चक्र बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि युद्ध क्षेत्र में जो है ये आपका दिया जाता है वीरता के लिए, तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार गलत हो जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, मतलब कि ये कहीं लिखा होगा तभी तो यहाँ पे लिया गया होगा, तो इससे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये जो लिया गया साथियों मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पे सी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। बाकी ए ऑप्शन दिया गया है महाभारत, तो महाभारत में इसमें जिक्र ही नहीं किया गया है। बाकी यहाँ पे बी ऑप्शन है रामायण, तो रामायण में भी उल्लेख नहीं है, लेकिन मुंडक जो उपनिषद है इसमें इसका यहाँ पे जिक्र किया गया है, जो कि सत्यमेव जयते का। ध्यान रखिएगा, जो कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे भी ये लिखा रहता है, वो यहाँ पे मुंडक उपनिषद। और यहाँ पे आपको डी ऑप्शन देखने को मिलता है भगवत गीता, तो ये आपका गलत है क्योंकि आध्यात्मिक जो ये ग्रंथ है भगवत गीता, यहाँ पे इसमें वाक्य नहीं देखने को मिलता है। जो हमको देखने को मिलता है ये मुंडक उपनिषद में देखने को मिलता है, और यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। यदि आपको जानकारी पसंद आ रही होगी तो वीडियो पर एक लाइक भी कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि भारत का कौन सा राज्य काली मिर्च उत्पादन में अग्रणी है, मतलब कि आगे है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया तमिलनाडु, तो ये आपका तमिलनाडु जो दिया गया है ये बिल्कुल गलत दिया गया है क्योंकि ये जो मसाला की बात आती है तो हम मसाले में यहाँ पे तमिलनाडु को आगे मानते हैं कि मसाले उत्पादन में तमिलनाडु आगे है, लेकिन काली मिर्च में ये आपका आगे नहीं है, तो हम यहाँ पे गलत मारेंगे। और भी ऑप्शन दिया गया केरल, तो देश यदि बात करें केरल की तो ये सबसे आगे है, जो कि सबसे अधिक यहाँ पे काली मिर्च यहाँ पे उत्पादन होती है, मतलब पैदावार यहाँ पे ज़्यादातर होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पे मारेंगे ऑप्शन नंबर बी। और जब यहाँ पे जिले में पूछ दिया जाए कि केरल के किस जिले में सबसे ज़्यादा यहाँ पे इस उत्पादन होता है, तो ध्यान रखिएगा एक आपका है इडुक्की और दूसरा है वायनाड, ये दोनों जो जिले इसमें ज़्यादातर यहाँ पे उत्पादन होता है। बाकी यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया कर्नाटक, तो ये भी उत्पादन होता है लेकिन केरल से कम यहाँ पे उत्पादन होता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया आंध्र प्रदेश, तो ये भी इसका स्रोत है, काली मिर्च का स्रोत है, लाल मिर्च का भी यहाँ पे स्रोत है, लेकिन ध्यान रखिएगा ज़्यादातर यहाँ पे लाल मिर्च यहाँ पर निकलती है, काली मिर्च बहुत ही कम निकलती है, तो ये भी आपका कम में ही आ जाता है। तो हम यहाँ पे सही मारेंगे ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया एम एस स्वामीनाथन, तो हमारा जो ए ऑप्शन दिया गया यही बिल्कुल सही हो जाता है क्योंकि हरित क्रांति के जो जनक कहे जाते हैं उन्हीं का नाम है एम एस स्वामीनाथन। ये जो है हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, जिन्होंने कृषि उत्पादन बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई थी, जिनका नाम है एम एस स्वामीनाथन। और यहाँ पे पूछा भी जा रहा है कि हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो ये हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है, एम एस स्वामीनाथन। बाकी यहाँ पे बी ऑप्शन देंगे वर्गीस कुरियन, तो ये आपका बिल्कुल गलत है क्योंकि ये दुग्ध क्रांति के जनक माने जाते हैं। और सीवी रमन जो यहाँ पे दिया गया है ये नोबेल विजेता वैज्ञानिक थे जो कि भौतिकी के, तो इनको भौतिकी के वैज्ञानिक के अंतर्गत हम जानते हैं। और यहाँ पे डी ऑप्शन है होमी भाभा, तो भारत के परमाणु जो कार्यक्रम है उसके ये जनक थे होमी भाभा, ध्यान रखिएगा। तो हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जो कि यहाँ पे आपको बी ऑप्शन सही देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे ए ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो आपको बता दें ये जो थे संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे, ये जो थे ये संविधान मौजूदा समिति के अध्यक्ष थे, तो ये हमारा अलग चीज़ है।
और यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू साथियों जो थे ये प्रस्तावना थे, मतलब कि समिति के ये सदस्य थे केवल। और यहाँ पे आपको डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपको बता दें जो प्रारंभिक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो चुने गए थे उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये आपका बी और सी गलत हो जाता है। हमारा जो सही ऑप्शन होता है वो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के प्रथम जो अध्यक्ष थे उनको हम जानते हैं जीवी जो कि मावलंकर, जो कि यहाँ पे आपको ए ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था जीवी मावलंकर। बाकी यहाँ पे ए ऑप्शन बी ऑप्शन दिए गए नेहरू जी। तो आपको मालूम, मैंने आपको अभी बताया पहले ये प्रधानमंत्री थे। और सरदार पटेल जो कि ये उप प्रधानमंत्री थे पहले। और यहाँ पे तिलक जो थे बाल गंगाधर तिलक, ये जो थे ये सेनानी थे, मतलब कि स्वतंत्रता सेनानी थे, पर ये लोकसभा के अध्यक्ष नहीं थे। तो हम यहाँ पे गलत मारेंगे। सही ऑप्शन जो होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस वर्ष भारत में पहला आम चुनाव हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो पहला चुनाव हुआ था वो था 1951 में। कब हुआ था? 1951 से 1952 में ये आपका हुआ था, जो कि ऑप्शन में यहाँ पे सी। बाकी स्वतंत्रता का यहाँ पे 1947 हो जाएगा कि भारत स्वतंत्र हुआ था। और 1950 में जो है भारत गणराज्य बना था, लेकिन इसमें चुनाव नहीं हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। और 1955 यहाँ पे दिया गया जो कि इसमें सामान्य चुनाव यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हुआ था, जो कि ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल आप सभी के सामने, इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? यदि आप यहाँ तक वीडियो देखें तो कमेंट बॉक्स में इस सवाल का उत्तर दीजिएगा। ऑप्शन दिया गया भाखड़ा नागल, और यहाँ पे हरिकुंड, और सी ऑप्शन है सरदार सरोवर, और यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए टिहरी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए।